Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 13 फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का 13 के बाद 4th वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 13 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट और फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा, जिससे हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की बात की सेंट्रल लेवल की, और उसके बाद हमने स्टेट लेवल के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की शुरुआत कर दी है। और आज हम बात करने वाले हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि हम चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए बिना कोई और समय देरी किए चलिए शुरू करते हैं। द चीफ मिनिस्टर। स्टूडेंट्स, हमें बात करनी है चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की तरह वो स्टेट लेवल का हेड होता है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल का हेड होता है, उसी प्रकार से स्टेट लेवल का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। पहले भी हम जान चुके हैं कि सेंट्रल लेवल के एग्जीक्यूटिव का हेड प्राइम मिनिस्टर है, तो स्टेट लेवल के एग्जीक्यूटिव का हेड चीफ मिनिस्टर है। एक्चुअल हेड की हम बात कर रहे हैं, नॉमिनल नहीं। नॉमिनल तो प्रेसिडेंट होता है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे नॉमिनल कौन होगा? फिर प्रेसिडेंट की जगह पर गवर्नर। तो चलिए हम देखते हैं। तो चीफ मिनिस्टर जो है वो एक्चुअल हेड होता है ना, एक्चुअल हेड। चीफ मिनिस्टर इज द एक्चुअल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का एक्चुअल कोई अगर हेड है तो वो कौन है? चीफ मिनिस्टर है। ठीक, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंटेड बाय गवर्नर। जी हाँ, सारे अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। वो तो सेंट्रल लेवल की बात है, लेकिन जब सेंट्रल लेवल पे काम प्रेसिडेंट कर लेता है तो हर स्टेट में वर्क नहीं कर सकता है, बहुत सारे स्टेट से। तो हर स्टेट में वर्क करने के लिए अपने लिए क्या चुनता है? गवर्नर। तो यहाँ पर कौन अपॉइंट करता होगा? अपॉइंटेड बाय गवर्नर। जी हाँ, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा। और चीफ मिनिस्टर होता कौन है? द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। जी हाँ, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। हम पहले आपको बताएं कि जो भी पार्टी चुनाव जीतती है, जिसके सबसे ज्यादा लोग जीतते हैं, वही सरकार बनाती है, तो उसी को मेजोरिटी पार्टी यानी कि बहुमत वाली पार्टी बोलते हैं। तो वो पार्टी अपने में से किसी एक नेता को चुनती है, जिसे मेजोरिटी लीडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मध्य प्रदेश में इस वक्त 230 लीडर्स हैं, 230 है ना। तो 230 लीडर में से एक को शिवराज सिंह चौहान जी को उन्होंने अपना लीडर चुना। तो शिवराज सिंह चौहान जी क्या बनाए गए? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी है ना, मेजोरिटी पार्टी के लीडर को ही क्या कहते हैं? कहते नहीं है, बनाते हैं। मेजोरिटी पार्टी के लीडर को ही चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। इज द एक्चुअल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का यानी कि राज्य सरकार का एक्चुअल हेड होता है, नॉमिनल नहीं, एक्चुअल हेड। यही सारे काम करता है। ये स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रिसाइड करता है। जी हाँ, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी आगे का टॉपिक हम यही पढ़ने वाले हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जी हाँ, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट वाले, उनका हेड होता है कौन? चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वो राज्य सरकार का मुखिया होता है। साथ ही साथ उसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तीसरी बात, वो चीफ मिनिस्टर बनाया किसे जाता है? तो चीफ मिनिस्टर बनाता है गवर्नर, उसे जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है। जी हाँ, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर। गवर्नर ही उसे क्या करता है? अपॉइंट करता है एज ए चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। ठीक, साथ ही साथ ये हेड होता है किसका? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब भी मीटिंग होगी तो उस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा कौन? चीफ मिनिस्टर। उस मीटिंग में मेन फैसले कौन लेगा? चीफ मिनिस्टर। ज्यादातर किसके फैसले पे ज्यादा मायने रखेंगे? अगर किसी टॉपिक पे मान लीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो किसकी बात ज्यादा मानी जाएगी डिस्प्यूट के वे में? तो चीफ मिनिस्टर की बात मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हेड है, वही क्या करता है? सबको कंट्रोल करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनके डिपार्टमेंट अलॉट करने हैं, किसका काम? चीफ मिनिस्टर का। उनके डिपार्टमेंट चेंज करने का काम किसका? चीफ मिनिस्टर का। उन्हें उनके पोस्ट से हटाने का काम किसका? चीफ मिनिस्टर का। तो जी हाँ सुन, जो जो काम प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे करता था, उस बिल्कुल उसी तरह के काम कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है। बस फर्क ये है कि ये सेंट्रल लेवल पर नहीं करता वो काम, वो सारे काम किस लेवल पर होते हैं? स्टेट लेवल पे होते हैं। तो जैसा कि प्राइम मिनिस्टर हेड होता है एग्जीक्यूटिव का सेंट्रल लेवल पे, उसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर हेड होता है स्टेट लेवल पे, द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, ये कौन है? स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड है ना, हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट स्टेट लेवल। जी हाँ, स्टेट लेवल पर
स्टेट गवर्नमेंट में ये एग्जीक्यूटिव का क्या होता है, हेड होता है। तो यहाँ पर आपको 4-5 बातें खास याद रखनी है चीफ मिनिस्टर के बारे में। एक्चुअल हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का। दूसरा, अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। तीसरा, मेजोरिटी पार्टी के लीडर को ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। चौथा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये हेड होता है। और पांचवा कि यही एग्जीक्यूटिव्स का, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या स्टेट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका हेड होता है कौन, चीफ मिनिस्टर। तो स्टूडेंट्स ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा चीफ मिनिस्टर का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर के पावर और फंक्शंस क्या होते हैं। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर के पावर और फंक्शन क्या होते हैं उस पर हमें एक नजर डालनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक बात अपने दिमाग में याद रखिएगा कि आप प्राइम मिनिस्टर के जो पावर और फंक्शंस जानते हैं वही सारे पावर और फंक्शंस किसके होंगे, चीफ मिनिस्टर के भी। बस वो सेंट्रल लेवल पर होते हैं और चीफ मिनिस्टर के स्टेट लेवल पर होते हैं। तो आपको एक ही पर्सन के पावर और फंक्शन याद रखने की जरूरत है, यानी सिर्फ चीफ मिनिस्टर के या फिर प्राइम मिनिस्टर के याद रख लीजिए। अच्छा तो ये होगा कि आप प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस याद रखिए, आप चीफ मिनिस्टर के इजिली याद रख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर जो होता है वही कैबिनेट फॉर्म करता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, अकेले वर्क नहीं कर सकता, तो अपने लिए काम करने के लिए कुछ मेंबर्स को चुनता है। उसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर पूरे स्टेट को अकेले संभाल नहीं सकता, तो वो क्या करता है, अपने साथ वर्क करने के लिए कुछ मिनिस्टर को चुनता है, जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। उन मिनिस्टर्स को उनका अलग अलग डिपार्टमेंट देना किसका काम है, चीफ मिनिस्टर का काम है। उन मिनिस्टर्स को डिपार्टमेंट इंटरचेंज करना किसका काम है, चीफ मिनिस्टर का काम है। उन मिनिस्टर्स को उनकी पोस्ट से हटाना किसका काम है, चीफ मिनिस्टर का काम है। लेकिन एक बात यहां पर भी गौर करने वाली है, सेम टू सेम वही चीज कि वहां पर प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कहने पर इन मिनिस्टर्स को, और यहां पर भी होता है चीफ मिनिस्टर के कहने पर गवर्नर इन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। यानी यहां भी चीफ मिनिस्टर खुद अपॉइंट नहीं करता इन मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए कहता है गवर्नर को, तो फिर गवर्नर अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो हम कह सकते हैं कि इन मिनिस्टर्स का डिपार्टमेंट अलॉट करना, इन मिनिस्टर्स का डिपार्टमेंट इंटरचेंज करना, इन मिनिस्टर्स को पोस्ट पर लाना या फिर उनकी पोस्ट से हटाना, ये सारा काम किसका है, चीफ मिनिस्टर का। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या होता है, कैबिनेट मीटिंग को प्रिसाइड करता है। मतलब जब भी मीटिंग होगी इन मिनिस्टर्स की तो उसका हेड बनेगा कौन, चीफ मिनिस्टर। दूसरा कि अलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट टू द रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स, है ना, उन मिनिस्टर्स को अलोकेशन यानी कि उनका डिपार्टमेंट बांटना, है ना, आवंटित करना, उनका डिपार्टमेंट जो आवंटित करना होता है उनका डिपार्टमेंट देना किसका काम है, चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर में इंटरचेंज और चेंज द डिपार्टमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर चाहे तो किसी भी मिनिस्टर का डिपार्टमेंट इंटरचेंज यानी एक दूसरे से अदला बदली या फिर एक का हटा के दूसरा दे सकता है। इंटरचेंज भी कर सकता है, सिर्फ चेंज भी कर सकता है। इंटरचेंज आप समझते होंगे, एक का लेके दूसरे को देना, दूसरे का लेके पहले वाले को देना, ये इंटरचेंज करा। लेकिन पहले वाले का छीन के दूसरे वाले को दे दो, पहले वाले को हटा दो या नए के ला दो उसको हटा दो, तो ये चेंज कहलाता है। तो इस तरह के काम कौन कर सकता है, चीफ मिनिस्टर कर सकता है। जब भी मीटिंग होगी इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट मिनिस्टर्स की, तो उस मीटिंग को हेड कौन करेगा, उस मीटिंग में हेड कौन बनेगा, तो चीफ मिनिस्टर ही बनेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, यही कॉन्स्टिट्यूट को कैबिनेट करता है, मतलब कैबिनेट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जी हाँ, विधानसभा का लीडर होता है। जिस तरह से लोकसभा का लीडर प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, लीडर ऑफ द हाउस, उसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर क्या होता है, लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये ऑथराइज्ड स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट का। जी हाँ, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से अगर कोई जवाब देना है तो प्राइम मिनिस्टर दिया करते थे, है ना। बिल्कुल उसी तरह से राज्य सरकार का अगर किसी को जवाब देना है तो कौन देगा, चीफ मिनिस्टर देंगे। यानी कि चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो ऑथराइज्ड स्पोक्स पर्सन होते हैं अपने गवर्नमेंट के, सरकार के कामों का लेखा जोखा देना, उनका हिसाब देना कि गवर्नमेंट ने किस तरह का काम किया, कितना किया, ये सब कुछ कौन देगा, चीफ मिनिस्टर ही देंगे। ठीक, क्योंकि वही लीडर है लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी इनके एसेंट के बिना लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास नहीं होता, ये भी तो लीडर है, इनका भी सिग्नेचर चाहिए ही चाहिए। तीसरा, लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। जी हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना वाली स्टूडेंट यहाँ पर बहुत जरूरी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करते हैं। जी हाँ, क्योंकि गवर्नर को ना इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने चुना है, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस गवर्नर ने चुना है। या फिर हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट को मिनिस्टर नहीं चुनते या मिनिस्टर प्रेसिडेंट को नहीं चुनते, तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। तो इनको डायरेक्ट कनेक्शन यानी इनकी बात मिनिस्टर की बात प्रेसिडेंट तक पहुंचाने के लिए और प्रेसिडेंट से लेकर मिनिस्टर तक पहुंचाने के लिए कौन करता है, ये सब काम प्राइम मिनिस्टर करता है। उसी प्रकार से गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच की बात को लिंक का काम कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर। जी हाँ, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
और गवर्नर के बीच लिंक का काम करता है कौन? चीफ मिनिस्टर। हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नर खुद से कोई फैसले नहीं लेता, वो फैसले लेने के लिए क्या होता है? बाध्य होता है, यानी उसे फोर्स किया जाता है, एडवाइस दी जाती है फैसला लेने की। गवर्नर को या तो एडवाइस चीफ मिनिस्टर देते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते हैं, या फिर प्रेसिडेंट देता है डायरेक्टली। खुद से तो वो फैसले नहीं ले पाते हैं, और प्रेसिडेंट भी खुद फैसला नहीं ले पाता, उसे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देती है, तब जाके वो फैसला लेता है। यानी कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो सेम है, वो खुद के बलबूते पे फैसले नहीं ले सकते, दूसरों के एडवाइस पर उन्हें फैसला लेना होता है। जबकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो भी खुद के अकेले फैसले नहीं ले सकते, उन्हें प्राइम मिनिस्टर की फैसले की जरूरत होगी। इसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर भी खुद फैसले नहीं ले सकते, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की फैसले की जरूरत होगी। यानी कि हम पहले आपको बता चुके हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तीनों मिलकर एक दूसरे को हटा सकते हैं। वैसी बात गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तीनों मिलकर भी एक दूसरे को हटा सकते हैं, एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर होती है। तो स्टूडेंट्स ये है पावर एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनके पावर और फंक्शन। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर और फंक्शंस की। तो चलिए पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। जी हाँ, यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से मतलब है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके पहले हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये बॉडी भी वैसे ही वर्क करती है, बस छोटे लेवल पे वर्क करती है। वो पूरे देश के लिए वर्क करती है और ये अपने स्टेट के लिए वर्क करती है। तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पावर और फंक्शंस की बात करें तो उससे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देखिए। जिस तरह से यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी तरह से स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड चीफ मिनिस्टर होता है। जिस तरह से यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलकर एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाते हैं, उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर मिलकर क्या करते हैं? पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाते हैं। और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर होता है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है। जो भी मीटिंग होती है प्रिसाइड करता है उस पर एज ए हेड कौन? चीफ मिनिस्टर। वहां पर कौन करता था सेंट्रल लेवल पे? प्राइम मिनिस्टर। जब भी हम वहां की बात करें तो आप समझिए सेंट्रल, और यहाँ की बात करें तो स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट के और सेंट्रल के। चलिए अब इनके पावर और फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने वहां भी पढ़ा था कि एक साथ जिम्मेदारी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। यानी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 50 मिनिस्टर या 30 मिनिस्टर हैं, 30 मिनिस्टर हैं, तो एक भी मिनिस्टर ने गलत फैसला लिया तो 30 के 30 मिनिस्टर्स का फैसला माना जाएगा, यानी उन सभी ने गलत फैसला लिया है। एक ने भी अच्छा लिया तो सबको क्रेडिट जाता है। और तो और एक भी मिनिस्टर के अगेंस्ट खिलाफ किया हुआ काम सभी मिनिस्टर के खिलाफ होता है, यानी उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा करेंगे तो सब अच्छा, या बुरा करेंगे तो सबके लिए बुरा। यानी कि हम कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो लोग किसी भी फैसले को एक साथ मिलकर डिस्कस कर ही लेते हैं, अकेले नहीं लेते। ठीक, अकेले कोई भी फैसला उसमें वैलिड ही नहीं होता है। अगर लिया भी गया तो सबका फैसला माना जाता है, क्योंकि जो भी फैसला लिया जाता है सबकी मंजूरी से लिया जाता है, अकेले तो लिया नहीं जाता। ठीक, और किसी मिनिस्टर ने अकेले ले भी लिया तो बाकी मिनिस्टर से बिना डिस्कस किए उसको पास कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कही जाती है। दूसरा, टू डिसाइड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की पॉलिसीज को डिसाइड करना। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट की बात कर रहे हैं हम, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करता है? गवर्नमेंट के लिए न्यू पॉलिसीज फॉर्म करना, नई नई स्कीम लाना, योजनाएं लाना, कैसे पीपल जो है वो डेवलप हो सकते हैं, लोगों के मन में लॉ एंड ऑर्डर के प्रति विश्वास जगाए रखना, लोगों को डेवलप करना, लोगों की इच्छाओं एस्पिरेशंस की पूर्ति करना, ये इन्हीं का काम है। जी हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही क्या करते हैं? नए नए स्कीम्स, पॉलिसीज, योजनाएं लाते रहते हैं, डिमांड बनाते रहते हैं कि ऐसा ऐसा करना है। फिर उसके बाद वो जो बिल पेश हो जाता है उसके बाद पार्लियामेंट में जाता है, फिर वहां पे या फिर यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, क्योंकि स्टेट लेवल है तो यहाँ पे डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद पॉलिसी बन जाएगी, लॉ बन जाएगा। लेकिन लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, आइडिया जो है जनरल कहाँ से आता है? इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मन से ही आता है। यही लोग ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं, यानी एक जनरल फॉर्म ही तैयार कर लेंगे, चलो कि इस टॉपिक पर लॉ बनाते हैं, ये लोग डिसाइड करेंगे, फिर इस टॉपिक में लॉ में ऐसा ऐसा चीजें होगा। अब ये प्राइम मिनिस्टर के सामने सेंट्रल लेवल पे पेश होता है और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं तो ये लोग चीफ मिनिस्टर को देते होंगे, वही इनका हेड है कि हमने इस टॉपिक पे सोचा कि लॉ बनेगा, आप देख लीजिए। तो फिर चीफ मिनिस्टर उसको देखता है, रिव्यू करता है, उसे पसंद आता है, फिर वहां से पास होकर
चीफ मिनिस्टर सिग्नेचर कर देता है, फिर वहां से पास होकर वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में आता है, फिर वहां पे सारे मेंबर्स ऑफ द हाउस क्या करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, बिल पास होने की पूरी प्रोसीजर जो 7 प्रोसीजर हमने पढ़ी वही पूरी प्रोसेस फॉलो होती है, उसके बाद एसेंट के लिए भेजते हैं गवर्नर के पास वगैरह वगैरह सब होता है, फिर लॉ बन जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी सरकार की नीतियां होती हैं, सरकार की पॉलिसीज होते हैं रूल करना, वो किसका काम है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम है। यानी सरकार ठीक ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी सरकार, चाहे कि कोई भी गवर्नमेंट चल रही हो, इसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीच में जनता पार्टी है ना, किसी की भी गवर्नमेंट आती है तो उन गवर्नमेंट का अच्छा चलना या बुरा चलना किसकी जिम्मेदारी थी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। यानी उन्होंने अच्छा वर्क, अभी की गवर्नमेंट अच्छा वर्क कर रही है तो किसकी जिम्मेदारी है? अभी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। उस वक्त की गवर्नमेंट अगर खराब कर रही थी तो किसकी जिम्मेदारी थी? उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की और उसके हेड की। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकेले मिनिस्टर नहीं होते, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होता है, उसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल होता है, याद रखिएगा। ठीक, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की गलती है तो चीफ मिनिस्टर की भी गलती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की गलती है तो प्राइम मिनिस्टर की भी गलती है, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। तीसरा, लेजिस्लेटिव पावर्स। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लेजिस्लेचर ये दोनों बहुत ही साथ होते हैं, मतलब लॉ बनाने वाले पूरे मेंबर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसी का तो पार्ट होते हैं। यानी होता क्या है, कोई भी टॉपिक पे अगर लॉ बनाना है तो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नहीं बन सकता, बिना लेजिस्लेटिव मेंबर्स के तो नहीं बन सकता। वैसे तो लेजिस्लेटिव मेंबर्स के बिना कभी नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना भी नहीं बनता, यानी दोनों जरूरी है, यानी सभी के सभी मिलकर लॉ बनाएंगे तो ही बनेगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं? पहले एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी जनरल फॉर्म तैयार कर लेते हैं, रफ कोई भी लॉ ऐसे रफ फॉर्म में, फिर उसी लॉ को क्या किया जाता है? पेश किया जाता है पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली इसके ऊपर डिस्कशन होता है और सारे मेंबर्स को अगर अच्छा लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लॉ बहुत अच्छा है, इसे पास कर देना चाहिए, तो वो लॉ पास हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ट्रू पावर है किसके हाथों में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लेजिस्लेचर के हाथों में है। ठीक, गवर्नर के हाथों में नहीं है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद है फाइनेंशियल पावर्स। अगर हम फाइनेंशियल पावर की बात करें तो सारे जो मैटर्स होंगे, फॉर एग्जांपल मनी बिल वाले या पैसे से रिलेटेड कोई लॉ बनाना होगा तो उन सब के ऊपर पहले मंजूरी देना किसका काम होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। फाइनेंशियल मैटर कोई अगर आ रहा है उसके ऊपर ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, स्कीम बनाना, योजना बनाना, ये भी किसका काम है? इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स साथ ही साथ फाइनेंशियल पावर्स किसके कंट्रोल में होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंट्रोल में होती है और लेजिस्लेचर के कंट्रोल में होती है। किसमें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यहाँ पे गवर्नर कोई भी पावरफुल नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में कोई पावर नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स ये थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पावर और फंक्शन। तो हमने इतनी बात कर ली कि चीफ मिनिस्टर क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, उनके पावर फंक्शन और चीफ मिनिस्टर के पावर फंक्शन पढ़ लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टेट लेवल के तीसरे ऑर्गन जो कि जुडिशियरी है, यानी कि हाई कोर्ट के बारे में। जुडिशियरी द हाई कोर्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, स्टेट लेवल के यानी कि जो दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसके हम तीसरे ऑर्गन यानी कि जुडिशरी की बात करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती है, उसी प्रकार से स्टेट लेवल पे भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती है। वहां पर जो लेजिस्लेचर होता है पार्लियामेंट होता है, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट होता है। उसी प्रकार से स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ पर लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, पार्लियामेंट नहीं। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, गवर्नर होता है, प्रेसिडेंट नहीं, चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं। यहाँ पे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होते, यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि हाई कोर्ट क्या होता है, कैसे होता है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल का सबसे हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी है। जी हाँ, सेंट्रल लेवल पे सबसे हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है ना। हाईएस्ट, ये क्या है? हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, जुडिशियल अथॉरिटी, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी एट स्टेट लेवल। जी हाँ, स्टेट लेवल पर ये हाईएस्ट क्या है? जुडिशियल अथॉरिटी है स्टेट लेवल पे। ठीक, हाई कोर्ट। दूसरी बात कि ये हाई कोर्ट जो है ये क्या करता है? वही सारे फंक्शन, वही सारे रोल प्ले करता है जो सुप्रीम कोर्ट करता है। यानी कि दो अपने स्टेट के अंदर लोगों के बीच का झगड़ा यही सुलझाता है, अपने स्टेट के लोगों का और अपने स्टेट की गवर्नमेंट का बीच का झगड़ा यही सुलझाता है, हाई कोर्ट का ही काम है। और तो और हमारी 24 अमेंडमेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू 24th अमेंडमेंट,
24th अमेंडमेंट के हिसाब से पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी एक या एक से ज्यादा स्टेट्स का एक हाई कोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। देयर इज अ वन हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट, है ना। हर स्टेट में, ईच स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो इस 24th अमेंडमेंट के हिसाब से पार्लियामेंट क्या कर सकता है? पार्लियामेंट डिसाइड्स नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर वन हाई कोर्ट। जी हाँ, 24th अमेंडमेंट के हिसाब से पार्लियामेंट क्या कर सकता है? डिसाइड कर सकता है कि एक हाई कोर्ट कितने स्टेट के लिए होगा, है ना। वैसे तो नॉर्मली जनरली क्या होता है, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ छोटे स्टेट्स होते हैं तो वहां पे एक हाई कोर्ट सेटअप करने से क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, या फिर दूसरी जगह पे बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसलिए क्या करते हैं, हम एक दो स्टेट्स का मिला के, 2 या 3 स्टेट्स का या यूनियन टेरिटरीज का मिला के एक ही हाई कोर्ट कर देते हैं। ठीक है, हम बताते हैं कि हाई कोर्ट की बात अगर कर रहे हैं तो एमपी में जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है? जबलपुर में है। जी हाँ, एमपी का जो हाई कोर्ट है, एमपी का जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है? जबलपुर में है। जी हाँ, एमपी का हाई कोर्ट जबलपुर में है। लेकिन लोगों के कन्वीनियंस के लिए, लोगों की सुविधा के लिए इसके 2 ब्रांचेस बनाए गए। एमपी के हाई कोर्ट की 2 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच कहां पर है? ग्वालियर में है। कहां पर? ग्वालियर। और दूसरी ब्रांच कहां पे है? इंदौर में है। जी हाँ, ग्वालियर और इंदौर, ये हमें ध्यान रखना है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में कई बार आ जाता है एमपी बोर्ड के एग्जाम में कि क्या है। तो आपको ध्यान क्या रखना स्टूडेंट्स की जो जुडिशरी है, जो हाई कोर्ट है, वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। ठीक, हाई कोर्ट। दूसरा कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट जरूर होता है और यहाँ के हाई कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस बोलते हैं हेड को, जज को। और जो यहाँ पे हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन 24th अमेंडमेंट के हिसाब से पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है कि एक हाई कोर्ट के लिए एक या एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हो सकती हैं। ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है, अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट होता है। साथ ही साथ जो एमपी की बात कर, अगर हम एमपी का हाई कोर्ट की, तो एमपी का जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है? जबलपुर में है। लेकिन सारे के सारे लोग जबलपुर नहीं जा सकते, है ना। फॉर एग्जांपल छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो जबलपुर जाना बहुत दूर पड़ जाता है। रीवा डिस्ट्रिक्ट है, जबलपुर आना बहुत दूर पड़ जाता है। तो इन लोगों की सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पीपल देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जी हाँ, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पीपल 2 ब्रांचेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैव बीन सेट अप। 2 ब्रांचेस सेट की गई हैं, एक ग्वालियर में है, दूसरा इंदौर में है। तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की 2 ब्रांचेस ग्वालियर और इंदौर में है और मेन हाई कोर्ट कहां पर है? तो जबलपुर में। तो 3 नाम याद रखिएगा, जबलपुर में मेन और ब्रांचेस ग्वालियर और इंदौर में। ये मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बात की है जुडिशरी हाई कोर्ट की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जुडिशरी और हाई कोर्ट किस तरह से एक फंक्शन होता है, इसकी बॉडी होती है। चलिए हम इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है सुप्रीम कोर्ट का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन क्या और कैसा होता है। तो अगर हम बात करें हाई कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ जजेस फिक्स रखते हैं, एंड कौन रखता है, ये सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जजेस का पे अलाउंस कैसा होता है। तो चलिए हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट की। तो देखिए, सबसे पहली बात नंबर ऑफ जजेस। नंबर ऑफ जजेस, कितने जज होंगे कितने नहीं। एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि एक सीजेआई होता है, मतलब मेन हेड जो होता है उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, बाकी को जजेस बोलते हैं। और एक होता है चीफ जस्टिस, बाकी होते हैं जस्टिस और एक होता है चीफ जस्टिस। यानी कि फॉर एग्जांपल एमपी के हाई कोर्ट में 30 जजेस हैं, तो उसमें से एक होगा कौन? चीफ जस्टिस सीजेआई, और बाकी 29 कौन होंगे? जजेस होंगे नॉर्मल। ठीक है, तो नंबर ऑफ जजेस जो है वो डिसाइड करता है कौन? पार्लियामेंट। हाँ, पार्लियामेंट बिल्कुल प्रेसिडेंट के हिसाब से चलता है वो भी। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जजेस जो हैं वो किसके द्वारा डिसाइड होते हैं? प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस एज पर विश, यानी वो अपने जरूरत के हिसाब से क्या कर सकता है? अपने जरूरत मतलब खुद की सेल्फ की जरूरत नहीं, हमारे देश की, कंट्री के कोर्ट की जरूरत के हिसाब से एज पर नीड्स द नंबर ऑफ जजेस में इंक्रीज और डिक्रीज बाय द प्रेसिडेंट। जी हाँ, प्रेसिडेंट चाहे तो नंबर ऑफ जजेस डिक्रीज कर सकता है या इंक्रीज करता है जरूरत के हिसाब से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट विश ऑफ
प्रेसिडेंट, है ना, उसकी मर्जी से ये सब होगा, ऐसा नहीं। और प्रेसिडेंट किसकी मर्जी से काम करता है आप सब जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी मर्जी से काम करते हैं, तो पूरे पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट को किसने चुनकर दिया है, हम लोगों ने, यानी कि हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली हमारे ही मन से ये सब हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अब जजेस को अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारा काम किसका है, प्रेसिडेंट का। यहाँ पे हमारे गवर्नर का काम नहीं आता है, जी हाँ, यहाँ पर क्या होता है, अपॉइंटमेंट जो करना है जजेस का जुडिशरी के मामले में, बाकी सारे अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करता है स्टेट लेवल पे, प्रेसिडेंट के कहने पर, चीफ मिनिस्टर के कहने पर, लेकिन जजेस के मामले में क्या होता है, प्रेसिडेंट के ये सब एडवाइस देता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जी हाँ, CJI ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का चुनना है तो सुप्रीम कोर्ट प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, जी हाँ, ये पूरी प्रोसेस होती है, ये लोग चुनते हैं मिलके। प्रेसिडेंट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, मुख्य न्यायाधीश से, और उस स्टेट के गवर्नर से, जी हाँ, उस स्टेट के, जिस स्टेट में हाई कोर्ट के जज को चुनना है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस का सिलेक्शन होना है, मध्य प्रदेश का जो जज होगा उसका सिलेक्शन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के, अपने दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके हेड से पूछेंगे, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो गवर्नर होंगे उनसे पूछेंगे, तीनों से पूछेंगे किसे जज बनाया जाए, ठीक है। तो इस तरह से जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। ये तो हो गया जो मेन जज चुना है उसके लिए। लेकिन अगर बाकी जज जो चुने हैं मेन जज के अलावा, यानी अपने स्टेट के CJI के अलावा दूसरे जो जजेस चुने हैं, उसे चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं, फिर CJI ऑफ हाई कोर्ट करना पड़ेगा, जी हाँ, CJI ऑफ हाई कोर्ट। और जिस स्टेट में चुनना उस स्टेट के गवर्नर को और प्रेसिडेंट, इतने मिलकर चुनते हैं। ये चुनना है अदर जजेस के लिए, ये जो बॉडी होगी कि प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और गवर्नर उस स्टेट का, ये सारे तीनों मिलकर चुनेंगे किसको, उस स्टेट के अदर जजेस को। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का CJI और गवर्नर उस स्टेट का और प्रेसिडेंट, ये मिलकर चुनेंगे उस स्टेट के चीफ जस्टिस को, यानी ये बॉडी चुनती है चीफ जस्टिस को। एक बार चीफ जस्टिस चुन गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं बुलाते, फिर क्या करते हैं, उस चुने हुए जज को लाते हैं, जी हाँ, उस चुने हुए जज से पूछते हैं कि, और गवर्नर से पूछते हैं उस स्टेट के किसको दूसरे जजेस के रूप में अपॉइंट किया जाए। तो इस तरह से अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है, इसमें प्रेसिडेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, पे एंड अलाउंसेस, जो भी जज होते हैं वो अपनी पोस्ट पे आने से पहले ही उनकी क्या होती है, क्या कहते हैं, पे और अलाउंस तय हो जाता है, मतलब 62 ईयर्स एज तक उनकी लिमिट होती है, यानी 62 ईयर्स से ज्यादा कोई सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी, हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट का तो हम बात कर चुके हैं पहले ही। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 62 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, जी हाँ, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए 62 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, है ना, उससे कम, चलिए ज्यादा, उससे 62 से कम है तो ही जज बन पाएगा, अगर 62 है तो रिटायर हो जाएगा, क्योंकि वो रिटायरमेंट की एज है उसकी। यानी कोई भी मेंबर, सॉरी, कोई भी जज जो हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, लेस देन 62 ईयर्स होनी चाहिए, तभी वो जज बन पाएगा हाई कोर्ट का। और तो और उसके पे अलाउंसेस एक बार तय हो जाते हैं कि अगर वो जॉब पे लग गया तो उसे 1 लाख पर मंथ पेमेंट मिलेगा, तो वो बीच में कम नहीं किया जा सकता। जब उसकी जॉब चल रही होती तब एक बार स्टार्टिंग हो गई उसकी जॉब से तो वही होता है, पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है, और बीच में कम ज्यादा नहीं किया जा सकता कभी भी, वरना कम पेमेंट करने का डर दिखाकर जजेस को प्रेशराइज कर सकती कोई गवर्नमेंट, है ना। इसलिए हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एक बार जिस पेमेंट पे वो डिसाइड हो गया तो उसी पेमेंट पे वर्क करेगा, कभी उसका पेमेंट कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये डिसाइड हो जाता है, ये उसके पे अलाउंस से डिसाइड होते हैं। और भी कुछ चीजें हैं कि अगर इस 62 ईयर से एज के पहले रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो जज खुद रिटायरमेंट ले सकता है, उसे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता, ये बात भी होती है। और तो और जो दूसरे फंक्शंस है, जैसे कि उसे दूसरे फंक्शन में जैसे घर मिलता है, बंगला मिलता है रहने के लिए, गाड़ी मिलती है, दूसरी गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलती है, महंगाई भत्ता मिलता है, सारी बातें जो हैं उस जज को प्रोवाइड होती हैं एज पर प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट के विशेष के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सब पार्लियामेंट डिसाइड करता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट में हमने देखा कि अपॉइंटमेंट जो होता है जो कौन डिसाइड करता है, अपॉइंटमेंट जो डिसाइड करना है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट के CJI और उस स्टेट के गवर्नर के साथ मिलके, और फिर दूसरे जजेस का सिलेक्शन करना है तो क्या करेंगे, फिर प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज के साथ मिलके, उस स्टेट के गवर्नर के साथ मिलके उसके दूसरे जजेस को चुन देता है। नंबर ऑफ जजेस कौन डिसाइड करता है, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, पार्लियामेंट के मिलकर, है ना, पार्लियामेंट के साथ मिलकर प्रेसिडेंट ही जरूरत के हिसाब से नंबर ऑफ जजेस बढ़ाता है या कम कर सकता है, डिक्रीज और इंक्रीज, ठीक। पे अलाउंस का हम आपको बता दिए कि स्टार्टिंग में ही पे अलाउंस डिसाइड हो जाता है और वर्किंग पीरियड में कभी भी पे अलाउंस कम नहीं किया जा सकता है, तो यही सारी बात है।
तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्या है, हाई कोर्ट है। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने सेंट्रल लेवल पे पढ़ा था कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, बिल्कुल उसी प्रकार से स्टेट लेवल पे भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात हमने की है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेंट्रल लेवल में लेजिस्लेचर पार्लियामेंट होता था, तो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर कौन है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव जो होते थे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे, तो स्टेट लेवल पे कौन है, हमारा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता था जुडिशरी में हेड, तो स्टेट लेवल पे हेड कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है सुप्रीम कोर्ट का हेड, तो यहाँ पर भी हाई कोर्ट का हेड सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होता है। ठीक, वहां पे जो इलेक्शन होता है वो जजेस का सिलेक्शन प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट मिलकर करते हैं। यहाँ पर भी जजेस का सिलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट ही करते हैं। और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन है इन जजेस की, है ना, कि जजेस की क्वालिफिकेशन कैसे, कि जज जो भी होगा वो जज क्या होना चाहिए, 62 ईयर से कम होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए, यूनियन ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिस से कोई प्रॉफिट नहीं मिलता रहना चाहिए, ये सारी बातें होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम आने वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे जजेस की क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ पावर एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह आप हमारे चैनल पे देखते रहिए और बने रहिए विद्यास्थली वाले सर।